दर्द का रिश्ता होता है। आज तक जो हम लोग सोचते थे कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया ने हमारी जमीन हड़प ली, हमारी मां को कैद करके रखा, ये सब गलत है। माना कि तुम्हारे फूफा जी ने हमारी जमीन लौटा दी, लेकिन आधी अधूरी। और तुम जिस अधिकार की बात कर रही हो ना, वो भी तुम्हारे हिस्से में आधी अधूरी ही आने वाली है। क्या जरूरत थी चंदन भैया आपको यहाँ आने की? आपके समझा देने से आप कितने दिन के लिए इनकी सोच बदल पाएंगे? गलती से मैं इस घर के साथ अपना जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ चुकी हूँ। अब आपकी तसल्ली दे देने से मेरी जिंदगी संवर नहीं सकती भैया। वहां आप और फूफा जी बाकी लाल की जाल में फंस चुके हैं और यहाँ मेरी जिंदगी दुश्वारियों की जाल में फंस कर रह गई। नहीं मेरी बहन, दुश्वारियों के इस जाल से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। आज इस घर में तुझे चाहे जो कुछ भी समझा जा रहा हो, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, इस घर में तुझे तेरा अधिकार मैं वापस दिलवाऊंगा। लेकिन मैं आज यहां तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं तुझे तेरा अधिकार, तेरी खुशियां वापस नहीं दिलवा सका, तो लानत है मेरे भाई होने पर, धिक्कार है मेरे जीने पर। हाय बरखा। हाय चंदन, कैसे हो? कहाँ पे हो? और कहां पर होऊंगा, घर पर हूं, सोने जा रहा हूं। तुम्हें किसी की याद व्याद आती है या नहीं? ना फोन करते हो ना याद करते हो। वो दरअसल बरखा, पापा दिल्ली गए थे। बाहर मौसम भी खराब है, वो बस अभी थोड़ी देर पहले घर वापस आए। ओह, तो तुम कह रहे हो मौसम खराब है, लेकिन मुझे तो लगता है मौसम कितना सुहाना है। तुम्हारे घर में खिड़की विड़की है या नहीं? हाँ, क्यों? अरे बुद्धू, खिड़की के बाहर जाके देखो, बारिश का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। लंबी गर्मी के बाद ऐसा मौसम। हाँ, वो तो है। ठीक उसी तरह जैसे अकेलेपन में किसी ने तपते दिल पर प्यार की फुहारें बरसा दी हों। क्या बात है, तुम तो शायर बनती जा रही हो। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, बरखा के मौसम में बरखा को बरखा तो अच्छी लगेगी। क्यों, तुम्हें बरखा अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी लगती है। मेरा भी मन करता है कि मैं किसी पहाड़ पर चले जाऊं और बरखा को देखता रहूं। अच्छा, तुम किस बरखा की बात कर रहे हो, मेरी या फिर? बरखा के मौसम की। मेरा मतलब है दोनों बरखा अच्छी लगती है। चलो इसी बहाने ही सही, तुमने बरखा की तारीफ तो की। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बातें भी तो
बरखा के फुवारों की तरह होती। अच्छा छोड़, ये बताओ कल का क्या प्लान है? कल का फिलहाल तो कुछ नहीं। और कल पहाड़ी पे चले? पहाड़ी पर? हाँ, तुम पहाड़ी की बात कर रहे हो ना, तुम्हें पहाड़ी पर बरखा को देखना अच्छा लगता है, तो फिर चलते हैं। सॉरी बरखा, एक्चुअली कल मुझे थोड़ा कुछ काम है। ऐसा क्या काम है? वो कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं, फिर तुम कभी मिलोगी तब तुम्हें बता दूंगा। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, कल बात करता हूँ। बाय। बाय। क्या समझता है अपने आप को? अच्छा है पर गलतियां सबसे होती हैं वैभव, लेकिन वक्त आने पर गलतियों को सुधारा जाता है, उन्हें बढ़ाया नहीं जाता। गलती हमसे भी हुई है और गलती तुमसे भी हुई है। किस गलती की बात कर रहे हैं चाचा आप? हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई? गलती तो उस मुकुंद प्रसाद ने की है, और अगर वो ईमानदार ही है तो उसने हमारी जमीन अपने नाम लिखवाई क्यों? वो हालात अलग थे वैभव। उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो सारी की सारी जमीन हमारे हवाले कर चुका है, क्योंकि वो सुरभि की खुशियों को उजड़ते हुए देखना नहीं चाहता। वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो वैभव बेटे, तुम्हें आज की सच्चाई को समझकर चलना होगा, और सच्चाई ये है कि चाहे जिस वजह से भी हमने सुरभि को अपनी बहू बनाया हो, या जिस वजह से भी तुमने उससे शादी की हो, है तो तुम्हारी पत्नी, और इस बात को तुम्हें समझना होगा। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है पापा। मैंने सुरभि से शादी ही इसीलिए की थी ताकि मुकुंद प्रसाद को मजबूर कर सकूं, और आखिर मैं कामयाब हुआ। वो हमारे सामने झुका। इसे उसकी ईमानदारी मत समझिए, बल्कि मजबूरी कहिए पापा, मजबूरी। हाँ वैभव, ये बात सच है, पर एक दूसरा सच भी है जो हमारे सामने आया, और वो सच ये है वैभव कि वो कभी ना कभी हमारे सामने आने ही वाला था, हमें हमारी जमीन लौटाने ही वाला था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मुकुंद प्रसाद के साथ दुश्मनी रखने की कोई वजह नहीं रह जाती। देखो वैभव बेटे, मुकुंद प्रसाद की ईमानदारी का इनाम तभी होगा जब हम सुरभि को उसकी खुशियां देते। हाँ, इस घर में उसका अधिकार उसे दें। मुकुंद प्रसाद ने हमारी जमीन हमको लौटाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया पापा, बल्कि एक गलती की थी उसने, उसका प्रायश्चित किया। तो बेटे, अगर उसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया तो हम भी अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे। हाँ पापा, हम भी प्रायश्चित करेंगे, और उसका प्रायश्चित यह है कि जिस तरह सुरभि से हमने रिश्ता जोड़ा था, उसी तरह रिश्ता तोड़ देंगे। वो जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। वो ये तुम क्या कह रहे हो वैभव? वही कह रहा हूं चाचा जो होना चाहिए। जिस तरह सुरभि से हमने चुपके से शादी की थी, चुपके से तलाक देकर विदा कर देंगे उसे। मुकुंद प्रसाद के एहसानों के बदले मैं सुरभि को अपने गले बांधकर नहीं रख सकता हूं। सब समझाइए इसे। भावना,
भावना मैं जरा दुकान पे जाके आता हूँ। ठीक है, पर नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस बारिश में हर की बॉडी पर खास भीड़ नहीं होगी। मैं शामू को एक दो बातें समझाकर बस अभी आ ही रहा हूँ। ठीक है, पर थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं, नाश्ता रहने दो। मुझे ये बताओ, सुरभि का फोन आया था क्या? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पापा। कल तक सुरभि के पास उन लोगों के सवालों का जवाब नहीं हुआ करता था। वो लोग आपको बेईमान साबित करते रहते थे और सुरभि को उन लोगों की बातें चुपचाप बर्दाश्त करनी पड़ती थी। वो शर्मिंदा हो जाया करती थी, लेकिन अब वो शर्मिंदा नहीं होगी। अब तो वो सर उठाकर कह सकती है, और वो कह भी रही थी कि मुझे गर्व है तुम पर। माँ, सुरभि कमजोर नहीं है। वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। और वैसे भी उन लोगों ने सुरभि की शादी वैभव के साथ कराई। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन मैंने ये सब लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई खत्म करने के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि अब सबके दिलों पर जमी नफरत की धूल छट जाए। नफरत की मैल तो छटी गई है। अब तो उस घर में खुशी का माहौल है। उन लोगों को उनकी जमीन जो वापस मिल गई है। लेकिन माँ, दादी माँ तो अब तक नहीं मिली ना। हमारे साथ साथ वो लोग भी दादी माँ को तलाश कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जमीन के कागजात मिलने की खुशी में कहीं ये बात खुल ना जाए और कहीं ये बात बाकीलाल के सामने ना आ जाए कि आपने उन लोगों की जमीन उन्हें वापस कर दी है। जानते हो बेटा, वो बांकेलाल भी मुझे अपनी तरह ही बेईमान समझता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी उसी की तरह बेईमान हूं। इसीलिए उसने सिर्फ 20 एकड़ जमीन अपने नाम पे करने की बात कही। अगर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा होता कि मैं उसकी तरह बेईमान नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान हूं, एक खुददार इंसान हूं, तो वो पूरे 40 एकड़ जमीन अपने नाम पे करने की बात करता। आप ठीक कहते हैं पापा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी वजह से बाकेलाल ने 20 एकड़ जमीन अपने नाम कराई। लेकिन पापा, आप ही की वजह से अमरनाथ की 17 एकड़ जमीन बच गई। हाँ बेटा, वो बांकेलाल मुझे अपनी तरफ बेईमान समझता है। वो तो ये बात सोच भी नहीं सकता कि मैं करोड़ों की जमीन इस तरह लेकर जाऊंगा और उनके हवाले करके वापस आ जाऊंगा। अगर बांकेलाल को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे फोन जरूर करेगा, जरूर करेगा। और एक बात गांठ बांध लो सुनील बाबू, आज के बाद केदारनाथ अमरनाथ के घर में कोई भी आता है, हाँ, तो आप तुरंत मुझे उसकी तस्वीर भेजिए। अब टुकुर टुकुर खड़े रहने से बेहतर है कि और भी कुछ काम करिए ना अपने हिसाब से। बांकेलाल जी, आप बोलो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि मुझे करना क्या है। अब अमरनाथ के घर पर कोई आता है सुनील बाबू, तो पता लगाओ कि वो क्या करने आया है, किस लिए आया है, क्या जानना चाहता है, समझे अपने हिसाब से। अब ये भला कैसे पता चल सकता है? अरे जब वो घर के भीतर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन घर से जब बाहर निकलेगा तब तो तुम उससे पूछ सकते हो। अरे लोग तो पता पूछने के बहाने पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं अपने हिसाब से। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है सुनील बाबू, तो आगे बढ़ के कुछ करना सीखो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि अमरनाथ के घर में अब कोई भी आए उसकी तस्वीर मुझे जरूर भेजना। ठीक है। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। वैसे आप सुबह सुबह गए कहाँ थे? वकील साहब से मिलने। और कहाँ? वकील साहब कह रहे थे कि अभी भी जमीन ट्रांसफर होने में 5 दिन और लगेंगे। ये दिन भी इतने धीरे धीरे गुजर रहे हैं ना, महीने गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि साल गुजर रहा है। अब 5-6 दिन के बाद में उस 20 एकड़ जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा। पता नहीं क्या बात है,
बाकी लाल कल यही पूछने के लिए फोन कर रहा था कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि माँ जी यहाँ हमारे पास। दर्द का रिश्ता होता है। लेकिन इस बीच में मुकुंद प्रसाद चौरसिया या अमरनाथ कोई गड़बड़ ना कर दें। एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ये मुकुंद प्रसाद है क्या चीज? एक तरफ तो माताजी को इतना मानता है कि उसी वजह से आपकी हर बात मानने के लिए राजी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे कि वो लालची है, 40 एकड़ जमीन वो हड़प करने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह नैना वाह, क्या बात कही तुमने। अरे इतना तो आज तक मैंने भी उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया के बारे में नहीं सोचा जो तुमने सोच लिया। अरे अगर वो लालची है तो उसे माता जी की बिल्कुल फिक्र नहीं होना चाहिए, और अगर वो लालची नहीं है तो ये है क्या चीज अपने हिसाब से। मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं उस 40 एकड़ जमीन को लेकर अमरनाथ और मुकुंद प्रसाद के बीच में कोई समझौता तो नहीं हुआ ना? ये भी तो हो सकता है ना कि अमरनाथ उसे 10-5 एकड़ जमीन दे दे और आपके नाम जो जमीन हो रही है वो रुकवा दे। तुम ठीक कहती हो नैना, और इस बात की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि सुरभि अमरनाथ के घर की बहू है। लेकिन इस बात का पता लगाया कैसे जाए? कैसे? अपने हिसाब से। भैया लो खाओ। अरे बरखा, कल रात तुम कुछ बात करना चाहती थी, बीच में बाकी लाल का फोन आ गया, तुम्हारी बात अधूरी रह गई। क्या बात करना चाहती थी? बाद में बात कर लूंगी बाद में बता दूंगी। अरे पगली बोल ना, क्या बात करना चाह रही थी, बोल। चंदन से बात करने के बाद ही मुझे भैया से चंदन का जिक्र करना चाहिए। क्या सोच रही है पगली, बोलना क्या बात है? भैया वो मैं माता जी के बारे में बात कर रही थी। हाँ वो मैं उनके लिए दवा तो लेके आ गई हूँ, लेकिन उनकी तबीयत ना अभी और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई, आप उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं जाने दोगे? नहीं बरखा, अगर माँ जी की तबीयत कभी ख़राब हुई तो डॉक्टर घर पे बुला लेंगे। और सुन, कभी अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मुझे बताना। बरखा। हाँ हाँ भैया। तुमने माताजी के बारे में कहीं किसी से कोई चर्चा तो नहीं की ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? पता नहीं क्या बात है, बाकी लाल कल यही पूछने के लिए फोन कर रहा था कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि माँ जी यहाँ हमारे पास। बाकी लाल मुझे बार बार सावधान कर रहा था, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, कहीं तुमने गलती से किसी से बोल तो नहीं दिया? नहीं नहीं भैया, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ। और आपने मना किया है, फिर कैसे बताऊंगी मैं जानता हूं बरखा, जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे मैं अपनी लाडली, अपनी प्यारी बहन की शादी जो करने वाला हूं। भैया, रिश्ते सिर्फ पैसों के सहारे ही नहीं जोड़े जाते, और जो रिश्ते पैसों के सहारे जोड़े जाते हैं
क्या आपको लगता है वो मजबूत होते हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे अपनी प्यारी लाडली बहना की शादी खूब धूमधाम से करनी है, ताकि मेरी बहन की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। देख लेना, ये शादी मैं खूब धूमधाम से कराऊंगा, बस एक बार ये पैसे मेरे हाथ में आए। बरखा, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छी जगह रिश्ते भी देख रखे हैं। भैया, किसी से भी बिना सोचे समझे रिश्ता तय मत कर देना। अरे पगली, शादी तुम्हारी पसंद से होगी, लड़का तुम्हारी पसंद का होगा, जिसे तुम पसंद करोगी तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। अब तो खुश ना? हाँ हाँ ले ले खा खा। क्या कह रहे थे तुम अपने पापा से कि तुम सुरभि को अपने गले में नहीं बांध सकते? अरे गले में तो तुमने उसे बांध लिया है वैभव, उससे शादी करके। दर्द का रिश्ता होता है। आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूं कि हमारे ज्यादा लाड प्यार का नतीजा ये भी हो सकता है कि बच्चे हमारे हाथ से ही निकल जाते हैं। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जिद्दी बना दिया है। देखिए माँ, ये जिद की बात नहीं। ये जिद नहीं तो और क्या है वैभव? क्या कह रहे थे तुम अपने पापा से कि तुम सुरभि को अपने गले में नहीं बांध सकते? अरे गले में तो तुमने उसे बांध लिया है वैभव, उससे शादी करके। और तुम कह रहे हो कि तुम उसे अपने गले में नहीं बांध सकते। मैं कहती हूँ कि अब तुम उसे अपने गले से नहीं उतार सकते। देखिए माँ, आप इस मामले में ना पड़े तो ही अच्छा है। देखो वैभव, तुम अपने आप को इस मामले से अलग करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जिंदगी तो सुरभि के साथ उस दिन जुड़ गई थी जिस दिन तुमने उससे शादी की थी, उसे मंगलसूत्र पहनाया था। वो मंगलसूत्र जो औरत का स्वाभिमान होता है, उसका अभिमान होता है, जो उसे मरते दम तक अपने गले से नहीं उतारना चाहती। तुमने शायद उस मंगलसूत्र को 2 रुपए का धागा समझ के रखा है, या फिर कोई जेवर। नहीं वैभव, ये मंगलसूत्र 2 रुपए का धागा या कोई जेवर नहीं है, बंधन है जिसे औरत मरते दम तक अपने गले में पहनना चाहती है। माँ, ये शादी विवाह मन और वचन से होता है, और मैंने सुरभि को कभी दिल से वचन दिया ही नहीं। लेकिन मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि 2 रिश्तेदार आपस में गले मिल गए, ये जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। वो इस बात से बेखबर है कि मैं वहां उनकी जमीन के कागजात लौटाने के लिए गया था। आज उसने फिर माताजी को मारने की धमकी दी है। काश मुझे ये पता चल जाए कि उसने माताजी को कहां छुपा कर रखा है, किसकी कैद में रखा हुआ, तो मैं उसका जीना मुहाल कर दूंगा।